जैसे वो ऊपर इंटरव्यू किया नीचे वो आई, प्रांजल जी ने अपने बाउंसर्स को भेज के, इवन उनके 4-5 मोटे मोटे मतलब बढ़िया हट्टे कट्टे बाउंसर आए, उन बाउंसर्स ने बोला कि फोन दो अपना, और वो बड़े गंदे तरीके से फोन छीन के डिलीट करवा गया मुझसे। एक बात फैली थी प्रांजल दहिया जी की, वो कंट्रोवर्सी हुई थी। म्यूजिक डायरेक्टर प्रमोट नहीं करा, जैसे ही गाना हिट हो गया तो सिंगर मुंह उठा के आगे आ जाता है मेरी वजह से, राइटर आता है मेरी वजह से, म्यूजिक डायरेक्टर आता है मेरी वजह से। जो प्रांजल ने बात बोली थी उस इंटरव्यू में, वो इस इंडस्ट्री की बहुत कड़वी सच्चाई है, वो गलत नहीं थे। ऑल ओवर निचोड़ क्या निकला गोल्डी भाई एंड में? फिर उसका जब सारी वो चीजें एक प्रोपेगेंडा था यार, एक आर्टिस्ट को डिफेम करने के लिए, और कुछ भी नहीं था। एक बहुत बड़ी अदाकारा है हरियाणवी इंडस्ट्री की, तो उनका वो सारा एक प्रोपेगेंडा था जिसमें हम सब रगड़े गए। वीर साहब का भी आपने पहला गाना किया जो बड़ा हिट है उनका, हाँ, एक ही था उसका। उसके बाद काम क्यों नहीं किया फिर? ईगो क्लैश हो गई। गोल्डी भाई को हिट गाना शाही रह गया, गाना थोड़ा सा सुना दो दर्शकों को गा के। गर्म खून के बालक थे रसीले कर गई तू, मारी लाल बना के आंख हाथ तेरे पीले कर गई तू। एक्चुअल में मतलब गर्लफ्रेंड जाने का ये दुख नहीं होता कि वो मुझसे दूर चलेगी, ये दुख होता है कि यार वो किसी और के पास जाएगी। जो उनको बेड जो रेस्ट करने के लिए दिया गया था, तो उस एक्ट्रेस ने थोड़ा सा तब मुझे कंप्लेंट किया कि गोल्डी जी व्हाट इज दिस। तब मैंने गुस्से में, मुझे इतना पिंच हुआ क्योंकि तब ईगो इतनी होती थी कि यार ये बात इसने मेरे को क्या कैसे दी। तब मेरा हाथ उड़ गया उस पर। खाना खाते वक्त, खाना खा रहा था, मैंने उसको थप्पड़ मार बैठा था। जितने पैसे बोले उतने पैसे उनको दिए मैंने। गाना रिकॉर्ड हुआ, गाना रिलीज हुआ, आज तक भी उनके इंस्टाग्राम पे उस गाने का पोस्टर तक शेयर नहीं है। क्या गाने का क्या नाम था गोल्डी भाई? हूटर। आपके चैनल पे हूटर गाना है मासूम शर्मा जी का, हूटर वाली गाड़ी है। यस। हाँ, तो मासूम शर्मा जी का गाना आपने बोला कि वो उनके साथ किया था, तो क्या मासूम शर्मा जी ने वो गाना शेयर नहीं किया, जबकि ये बड़े अच्छे दोस्त हैं वो आपके? पिछले दिनों पूरे हरियाणा को शाही जैसे मास्टरपीस से सैड फीलिंग दिलवाने वाले, और पिछले 17 सालों से पंजाब और हरियाणा की इंडस्ट्री को जिन्होंने बड़े नज़दीक से देखा है और नज़दीक से जिया है, वो इंसान आज हमारे मेहमान है, गोल्ड ई गिल। शुक्रिया भाई इस इंट्रोडक्शन के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने यहाँ बुलाया, अपने ऑडियंस के सामने बात रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं गोल्डी भाई आप? एकदम मस्त, बढ़िया, एकदम मस्त। आपकी सेहत से लगता है वैसे। हाँ, ये मेरी सेहत का राज यही है कि मैं खुश रहता हूँ और अपने काम से मतलब रखता हूँ बस। मतलब पहली मुलाकात आपसे मेरी 3-4 साल पहले हुई थी एक सेट पे जी। बाबा बोला गाने का शूट था। जी 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 राज मावर जी का गाना था वो, और उस पर आप आए थे सेट पे। लगातार आप 16-17 सालों से काम कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा की इंडस्ट्री में, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया आपको। ऐसे बार बार साल मत गिनाओ, फिर मैं खुद को बूढ़ा लगने लग जाऊंगा। ऐसा भी होता है? काफी अरसा हो गया काम करते हुए, तो ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं इतने साल तक काम कर पाया। मैं अपना गुड लक मानता हूँ इसे। पहली मुलाकात जब आपसे हुई थी मेरी उस सेट पे, तो पहली बार ही मिले थे आपसे, आपके साथ तो बड़ा अच्छा मेरा उस दिन रहा था मीटिंग, और जाते ही मैंने राजमावर भाई का इंटरव्यू किया, आपने प्रमोशन पे बुलाया था उस गाने के, तो उसके बाद प्रांजल जी सेट पे थी आपके, तो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, आपको शायद, आप तो शूट पे बिजी थे, आपको पता नहीं होगा, हालांकि आपकी टीम के बंदों ने, मेरी बात हुई थी कि चलो प्रांजल जी भी देंगे इंटरव्यू, तो 3-4 घंटे मैंने वेट किया उनके इंटरव्यू लेने का। वो मेकअप पे थी शायद, तो वो बाहर आई 3-4 घंटे बाद, तो मैंने इंटरव्यू किया उनका। 4-5 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे वो ऊपर इंटरव्यू किया नीचे वो आई, तो नीचे आने के बाद पता नहीं क्यों डिलीट करवा दिया इंटरव्यू। तो आपकी कोई बात हुई थी इस बारे में? नहीं, इस बारे में मुझे तो आज आप अभी बता रहे हो, मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं था, ऐसा भी कुछ हुआ था सेट पे। मैंने उस दिन आपको बताया था, आपको याद नहीं है? अब मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहता है मुझे। अच्छा। तो मुझे पुरानी बातें याद कम रहती हैं। मतलब सेट पे आपके मैंने इंटरव्यू किया, आपने ही बुलाया, और फिर प्रांजल जी ने अपने बाउंसर्स को भेज के, मैंने आपसे शायद तभी यही कहा होगा कि अगर आर्टिस्ट नहीं चाहता उसका इंटरव्यू ऐसे पब्लिश हो तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की होगी तब भी। हाँ, तो वो पहले ही बोल दे, मैं 3-4 घंटे वेट करवाने का क्या मतलब बनता है? देखिए, शूट पे मतलब आर्टिस्ट बिजी रहता है, मेकअप में, कॉस्ट्यूम्स में, और डायरेक्टर का भी बड़ा प्रेशर रहता है कि मैम जल्दी करिए या सर जल्दी कीजिए। और बीइंग एज ए आर्टिस्ट मैं ये मान सकता हूँ या आपको बता सकता हूँ कि कई बार आर्टिस्ट का मूड
मूड स्विंग्स बड़े होते हैं आर्टिस्ट के। अगर आप दिल से आर्टिस्ट हैं तो आपके मूड स्विंग्स बड़े होंगे, तो मे भी शायद उस दिन प्रांजल जी का मूड स्विंग्स होंगे। प्रांजल जी ने बाउंसर्स को भेजा मेरे पास, इवन उनके 4-5 मोटे मोटे मतलब बढ़िया हट्टे कट्टे बाउंसर आए। उन बाउंसर्स ने बोला कि फोन दो अपना, और वो सीन मतलब मेरे लिए तब तो, अब तो चलो हम हंसी मजाक में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन तब बड़ा मेरे लिए अच्छा। हाँ, वो कई बार कुछ चीजें वैसी होती नहीं है जैसी प्रस्तुत हो जाती हैं कई बार। उस इंटरव्यू में गोल्डी भाई मैंने कुछ ऐसा पूछा भी नहीं था, सिंपल आपके गाने का प्रमोशन ही था, 3-4 मिनट की बाइट थी, पता नहीं क्यों ही, और वो बड़े गंदे तरीके से फोन छीन के डिलीट करवा गया मुझसे। इस वाक्य का मुझे सच में आइडिया नहीं है। हाँ, इंटरव्यू डिलीट हुआ था। मुझे अब तो याद आया मुझे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आर्टिस्ट नहीं चाहता कि तो आप इसको डिलीट कर दें। बाकी कई बार ऐसा हो जाता है, चीज़ें होती नहीं हैं वो जो दिखाई जाती हैं। बाकी आप मेरे छोटे भाई हो, कई बार चीज़ें लेट गो भी करनी चाहिए बंदे को। इतने 4 साल से लेट गो ही कर रखी थी मैंने। तो आज क्यों याद कर रहे हो उसको, भूल जाओ। आप आए तो मेरे को याद आया कि चलो प्रांजल जी का किस्सा बता दूं। कोई अच्छी याद भी है कि मतलब ऐसी है सारी? बाकी सारी अच्छी यादें, केसीएल की कितनी अच्छी यादें आपके साथ। आपके साथ वहाँ बहुत मजा किया मैंने, केसीएल में बहुत अच्छा था। हरियाणा के इंद्रप्रीत सिंह कैसे बन गए गोल्डी गिल? पता ही नहीं चला भाई, पता ही नहीं चला। मैं फर्स्ट ईयर में जाट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा। फर्स्ट ईयर तक मुझे ये नहीं था कि मुझे इस लाइन में जाना है। तो वहाँ जाके फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लग गए हम। तो मैं पंजाबी फोक गाता था वहाँ पे, भंगड़े की टीम में बोलियाँ गाता था मैं, प्लेबैक सिंगर था वहाँ पे भी। तो वहाँ से फिर चीज़ें होनी शुरू हुई, करते 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 फिर इंद्रप्रीत सिंह गोल्डी गिल बन गया। ये नाम कहाँ से सजेस्ट किया किसने, गोल्डी गिल? ये मैं जब मेरे स्ट्रगल के दिन थे, खैर अब भी स्ट्रगल के ही दिन है, व्हेन 2006-07 की बात है ये। तो मैं जलंधर गया था सबसे पहले स्ट्रगल करने। तो वहाँ पे एक बड़े फेमस सिंगर थे उस वक्त, मानक ई, जिनका गाना आया था क्यों पैसा पैसा करती है पैसे पे तू मरती है। तो वो अपना नाम ऐसे लिखते थे, मानक ई। तो वहाँ से फिर मेरे को लगा यार ये स्टाइल कितना अच्छा ना, मैं भी ऐसे लिखूँगा गोल्ड ई। तो फिर मैंने वहाँ से ये कॉपी किया था। तो गोल्ड भी कहाँ से आया? तो इंद्रप्रीत सर मेरा घर का नाम गोल्डी के लिए गोल्डी है। अच्छा। हाँ, मतलब मेरी सिस्टर ने मेरा नाम रखा था गोल्डी। गोल्डी वो वाला जो वाई लगाते हैं एंड में, जो वाई लगाते हैं, पर मैंने फिर वो मानकी से इंस्पायर्ड होके मानक ई लिखता था वो, तो मैंने गोल्ड ई सेपरेट कर दिया। कुछ लोग इसको गोल्ड ईगोइस्ट सिंह भी बोलते थे। बट वो ईगो के लिए नहीं स्टैंड करता, वो एक स्टाइल था बस। आप बोर्न तो हरियाणा में ही हुए? और मैं उकलाना गांव है मेरा, डिस्ट्रिक्ट हिसार में पड़ता है, अब तो हल्का बन गया। तो वहीं पैदा हुआ, वहीं पले बड़े। फिर हिसार जाट कॉलेज में पढ़ा मैं, ग्रेजुएशन वहाँ से हुई। उसके बाद फिर पंजाब चला गया था मैं। वही पंजाब में कैसे और कब गए? मतलब गोल्डी गिल हरियाणा से पैदा हो गया और पंजाब की इंडस्ट्री में मतलब इतना बड़ा नाम। मुझे बेसिकली लिखने का था सबसे पहले। मैंने इस लाइन में बीइंग एज ए लिरिसिस्ट एंटर करने की कोशिश की थी। तो पंजाब के बड़े फेमस लिरिसिस्ट हैं राज काकड़ा जी, बड़े 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 अच्छे गाने उन्होंने दिए हैं। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि भाई लिरिसिस्ट की इस इंडस्ट्री में कोई पूछ नहीं है, और तब होती भी नहीं थी। ये तो अभी कुछ साल पहले जैसे जानी भाई और आए, और इन्होंने एज एन लिरिसिस्ट इतना पैसा कमाया कि लिरिसिस्ट की भी पूछ होने लगी। पैसा कमाया, फेम कमाई, और लोगों को ये लगने लगा कि लिरिसिस्ट भी कोई चीज़ होता है। अदरवाइज मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 10 साल तो ऐसे देखे हैं कि लिरिसिस्ट बेचारे गाने ले लेके सिंगरों के पीछे घूमते रहते थे कि भाई ये गाना कर लो, भाई ये लिखा है, भाई कोई रिस्पेक्टिव जॉब नहीं थी ये तो अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एज सिंगर आ जा भाई, तू ठीक ठाक गा लेता है, और लिरिसिस्ट में कुछ नहीं रखा, कोई पैसा नहीं है, कोई फेम नहीं है। तो फिर वहाँ से फिर मुझे उनकी बात अच्छी लगी। तो फिर वहाँ से एज एन सिंगर फिर मैंने शुरू किया। तो फिर पहली एल्बम मेरी सुपर डुपर फ्लॉप गई। तो फिर मैंने सोचा कि यार सिंगिंग में तो बहुत पैसे लगते हैं, तो म्यूज़िक सीखा जाए। अच्छा। तो फिर मैंने म्यूज़िक सीखा, म्यूज़िक प्रोडक्शन करनी शुरू की। सीख तो वैसे अब भी रहा हूँ मैं। कब की बात है म्यूज़िक सीखना जब शुरू किया? 2007-8-9 की बात है। 9 में मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना शुरू किया था। हिसार के एक बड़े कमाल के फनकार मेरे गुरुजी प्रवीण मुखीजा जी, कमाल के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो, कमाल के संगीतकार, कमाल की समझ रखते हैं वो। तो उनके चरणों में बैठ के ही मैंने सीखा है। हालांकि ऐसा मौका नहीं आया कभी कि
उन्होंने मुझे कुछ बताया हो, कोई कोई गुण दिया हो, बट उनके चरणों में बैठ के, उनके सानिध्य में, उनको देखते हुए, काम करते हुए कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, बस वहीं से सीखा हूँ। उसके बाद अब तो चलो मैंने अब यूके से मैंने मिक्स मास्टर का दोबारा से किया है, अच्छा। जैनर्स को भी पढ़ा है मैंने। अब तो मैं पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पर तब मैं एम शुरू हो गया था बस देख के ही। अच्छा। मतलब इतना टाइम संघर्ष करने के बाद फिर 16-17 साल अब पॉपुलैरिटी मिली, लिख देगा के जाने से शुरू हुआ, मतलब हल्का फुल्का लिख देगा उससे जाने। पहले 2012-13 में मेरा गाना एक आया था, प्यार दी कहानी। हाँ। हाँ, तो उसने बहुत अच्छा एक मतलब माइलेज दिया था बीइंग एज लेकिन वो आर्टिस्ट। पंजाब में ज्यादा आपको शायद उस गाने ने पुशअप दिया था, क्योंकि वो पंजाबी गाना था, तो पंजाब में ज्यादा शायद push up ये दिया भाई ये मेरे साथ एक बड़ी विडंबना रही है था। कि जो पंजाब वाले आर्टिस्ट होते थे, जैसे रंजीत बावा भाई का मैंने हाँ। गाना किया, अल्फाज भाई के किए, वो मुझे हरियाणा वाला बोल कह के बुलाते थे। अच्छा। वो यार हरियाणा वाला मुंडा ना वो बढ़िया काम करता है। और जब मैं हरियाणा में आता था तो मेरे बड़े पुराने साथी हैं नरेंद्र बुगाना जी, रामकेश जीवनपुर वाला जी, ये यहाँ पे मुझे पंजाब वाला कह के इंट्रोड्यूस करवाते थे, ये गोल्डी भाई हैं, ये पंजाब से हैं, पंजाब का बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो मैं जब अकेला होता था मैं सोचता था कि मैं कहाँ हूँ भाई। इवन जब पहली बार मैं आपके शूट पे आ रहा था, मैं मुझे भी यही बताया गया कि पंजाब के हैं। तो मैं मतलब मैं कंफ्यूज होता था, मैं खुद से कई बार पूछता था कि भाई तेरी पहचान क्या बनेगी, मतलब ये वाले लोग कहते हैं कि हरियाणा वाला मुंडा, वो वाले कहते हैं कि वो पंजाब से आए हैं ना भाई, जो बहुत मतलब ये बड़ी कंफ्यूजिंग भी रही और एक पहचान भी नहीं बन पाई यार। ये था एक किस्सा मेरी जिंदगी का, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। लिख देगा के जाने के बाद फिर शाही आपका आया, दोनों हाँ ही जी, हाँ जी। हिट गाने आपके रहे जी। मतलब। उसके बाद फिर लिख दे जानी हिट हुआ बीइंग एज ए वोकलिस्ट, और अब शाही वन लोगों ने बड़ा पसंद किया। दोनों प्रोजेक्ट्स की जरा कुछ इनसाइड स्टोरी बताइए ना, कि भाई कोई किस्सा लिख देगा के जाने का। बड़े इंटरेस्टिंग है यार, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं। लिख देगा के जानी का तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। जो उसका लिरिसिस्ट था एडी भाई थे। तो वो काफ़ी दिन मुझसे कहता रहा कि भाई ये लिखा है मैंने, ये गा दो प्लीज़। तो मैं उसको हर बार कह के टाल देता था, मैं कहा यार क्या है ये, ना इसका कुछ सीधा है ना कोई पैर है, क्योंकि उसमें आप देखोगे तो उसमें लाइनें चलती रहती हैं, बस कोई काफिया का मिलान नहीं है, कोई हुक लाइन नहीं आती उसमें बेसिकली, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो मैंने कहा यार क्या है ये, कुछ मैं नहीं गाऊंगा इसको। 1 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा, उसने काफ़ी टाइम मुझे बोला भाई कर दो ना यार। तो एक दिन मैंने मतलब थोड़ा सा इरिटेट हो गया जैसे हम करते हैं, मैंने कहा ले यार तू बैठ, मैं तेरा ही कलेश ख़त्म करता हूँ। तो आप यकीन नहीं करोगे, लिटरली 15 मिनट में ही उसका म्यूज़िक भी बन गया, वो मैंने गा भी दिया, वो मिक्स मास्टर भी हो गया। अच्छा। क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं था ना करने का। तो मैंने उसको बना के MP3 बना के उसके फ़ोन में डाल दिया। मैं कहा अब मेरे को मत टोकियो। मैं उसको दे के भूल गया, वो लेके भूल गया। उसने एक रील डाल दी इंस्टाग्राम पे, तो ऑल ऑफ ए सडन मतलब वो गाना ग्रो करना शुरू हो गया। 50,000 रील बन गई उसकी। तो उसने मुझे, उसका जो लिरिसिस्ट था उसने मुझे बोला कि भाई इसकी वीडियो कर लेते हैं। तो मेरे मन में डाउट कि मैंने कहा नहीं भाई ये तूने प्रमोशन लगाई है इस पर, अच्छा। ये ऑर्गेनिक रील्स नहीं है। तो कहता नहीं भाई प्रमोशन नहीं लगाई मैंने, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं की। मैंने कहा नहीं ये प्रमोशनल रील्स हैं, ये गाना ग्रो नहीं कर रहा। मैं कहा तू मेरे को ब्लफ खेल रहा है मेरे साथ। तो फिर हम कोई एक और गाना शूट कर रहे थे यहीं दिल्ली में ही, मुझे याद नहीं है कौन सा गाना था। तो उसका शूट 2-3 घंटे पहले पैकअप हो गया। तो उसमें जो फीमेल आर्टिस्ट थी वो रवीना जी थी, रवीना बिश्नोई जी, उस गाने में भी। तो कमाल की अदाकारा है वो, कमाल की एक्ट्रेस है। तो जो उसका लिरिसिस्ट था वो मेरे पास धीरे से आया, तो मुझे बोला कि भाई टाइम बच गया, 3 घंटे में वो वीडियो कर दे मेरा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उस वक्त उसका DOP था शायद चीना हुड्डा, चीने ने उसकी वीडियो करी थी। तो मैंने चीने से बात की, रवीना जी से बात की। मैंने कहा रवीना जी ऐसे ऐसे गाना आपको करना पड़ेगा। तो उसकी वीडियो 2-3 घंटे में वीडियो होगी उसकी। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा तो लगा ही नहीं कुछ भी है ना, एडिटिंग में पैसा लगा उसका। तो गाना रिलीज मतलब हमने बना के रख लिया, रिलीज़ नहीं हुआ वो 2-3 महीने।
तो फिर ऑल ऑफ सडन सैम वी का फ़ोन आता है मेरे पास कि भाई एक गाना रखा है आपके पास, वो दे दो आप मुझे। मैंने कितने का लेगा? तो कहता 2.5 लाख रुपए दे दूँगा आपको। मैंने कहा यार 20,000 रुपये में गाना शूट हुआ, 2.5 में बिक रहा है। सौदा बुरा नहीं है। मैंने कहा ठीक है डन भाई। तो इस तरीके से वो गाना कह रहा भाई आप इसको प्रमोट करोगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। कहता आप इसको प्रमोट करोगे? मैं कहा मैं ना करूँ इसमें कुछ, जिस दिन इसकी 1 मिलियन रील होगी उस दिन पहले रील डालूंगा। कह रहा भाई डन। और भगवान की ऐसी करनी थी कि मेरी डेस्टिनी लगा लो, या उसके साथ जो और आर्टिस्ट उस गाने के साथ जुड़े हुए थे, या सैम वी की किस्मत लगा लो, वो गाने की 1 मिलियन रील जिस दिन हुई, सैम वी का फोन आ गया भाई अब तो रील डाल दो। लिटरली मैंने फिर उसी वक्त उस गाने पर रील बनाई और डाली। तो ये तो उसकी स्टोरी है। मैं आपको, हम जब बाहर चाय पे बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि मेरी ज़िंदगी एक कोइंसिडेंस रही है। तो ये उसका एक चैप्टर है उस कोइंसिडेंस का। शाही गाने की स्टोरी। शाही की कुछ जितनी बड़ी स्टोरी नहीं है। आरडी भाई, एमपी भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं अब। उस वक्त आरडी मेरा बड़ा अच्छा मित्र था, एमपी भाई से मैं कभी मिला नहीं था। ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा ना? नहीं काट दोगे आप बाद में। तो आरडी भाई का मेरे पास कॉल आता है कि भाई आपका गाना करना है। ये लिख देगा कि जानी हिट होने के बाद की बात है। अच्छा। मैंने कहा कैसा गाना करना है? कह रहा भाई सैड सॉन्ग करेंगे आप। मतलब आरडी भाई ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, पुश किया कि भाई आप सैड ही गाओ। हालांकि मैं लड़ता भी था उनके साथ कि क्या यार मेरे को ताला खान बना के रख दिया तुमने। मैंने स्ट्रेट अवे मेरे मुंह से निकला, मैं कहा यार मेरे चलते चलते तो है नहीं गाने, क्यों तुम चक्करों में पड़े हो, कुछ और कर लो। मैंने ये कह के उस बात को वहीं रफा दफा कर दिया। 10-15 दिन बाद फिर आरडी भाई का फ़ोन आया कि भाई गाना करना आपका। मैंने कहा चलो आजा कर लो यार, तुम भी वहाँ कर लो, अपना नुकसान क्यों करना है आपने। क्योंकि सैड सॉन्ग चलते नहीं है हरियाणा में, बहुत कम सुने जाते थे। और मुझे ये लगता है, आज भी ये लगता है कि लिख दे कर जानी एक एक्सीडेंटली हिट गाना है। मतलब मैंने आपको बताया वो 15 मिनट में बना हुआ गाना है। तो मैंने कहा भाई देख लो कर लो। तो आए हम, गाना कोई और करने बैठे थे हम, उसकी कंपोजिशन की मैंने, गाना हमने डब किया, फिर एक और गाना किया, फिर एंड में हम इस गाने पे आए कि यार ये वाला गाना करते हैं। तो फिर ये गाना बना। एमपी भाई ने बड़ी अच्छी इसकी वीडियो की, और मन्नू भाई ने बहुत अच्छा कमाल का एक्ट किया इसमें। मतलब उस गाने में एक जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हर एक चीज़ उसमें परफेक्ट थी। हर एक आर्टिस्ट ने अपना रोल इतना बखूबी निभाया उसमें, चाहे वो ऑडियो में, मतलब मुझे भी अपने कुछ गाए हुए गानों में से सबसे बढ़िया लगता है वो। आपने सिंटा का जिक्र नहीं किया कहीं भी? नहीं, क्यों सिंटा का जिक्र क्यों नहीं किया? उसने लिखा है गाना, उसने एक्ट किया है। अब तक आपने इतनी 3 मिनट बोला तो आपने क्योंकि 2-3 लोगों का नाम बोला। वो गाना मेरे पास एमपी भाई और आरडी भाई लेके आए थे ना, तो वो उनकी क्रिएशन है बेसिकली। चिंटे भाई ने अच्छा लिखा है, कमाल लिखते हैं वो, कमाल एक्ट करता है वो, और बड़े अच्छे इंसान है वो। उसका जिक्र क्यों नहीं करूँगा मैं? मेरी लाइफ चेंज हुई है उनके लिखे हुए गाने से, तो ऐसा कुछ नहीं। आप नेगेटिविटी मत ढूंढो यार हर चीज में। मैं कहाँ नेगेटिविटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक वाकया बता रहा था कि जैसे जैसे हुआ, क्योंकि जब तक ये गाना रिलीज नहीं हुआ था तब तक मैं और सिंटा भाई शायद मिले भी नहीं थे। हम लाइफ में पहली बार इस गाने के रिलीज के बाद मिले हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का दुख तो होता होगा गोल्डी भाई कि आपका गाया हुआ 200 मिलियन का गाना, लेकिन कहीं भी बोला जाता है कि सिंटा का गाना, तो इस चीज़ का होता होगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो सबसे पहला प्यार है वो है लिखना। उसके बाद मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, म्यूज़िक करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे लिए यहाँ आके दुनिया ख़त्म हो जाती है। जो सेटिस्फेक्शन मतलब वहाँ मिलती है मुझे, वो इन सब चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में नहीं है, कहीं भी नहीं है। जहाँ तक क्रेडिट की बात है तो बुरा तो लगता है, बट ऑब्वियस सी बात है कि इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। अब अगर किसी आर्टिस्ट का चेहरा स्क्रीन पे दिख रहा है तो 90% लोग यही मानेंगे कि गाना इसका है। उसमें कोई भी जानबूझ के ऐसा खुद को पेश नहीं करता। वो पब्लिक का जो लेमैन है हमारा, उसके लिए वही गाना, वही सिंगर होता है, वही मॉडल होता है। इसमें मैं किसी का कसूर नहीं निकाल सकता। इसमें ये मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आने वाले जो कुछ गाने हैं
उनमें मैं खुद फीचर करूँ। हर आर्टिस्ट को करना चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है गोल्डी भाई कि लिख देगा जानी 1 आपने गाया, जी शाही 1 भी आपने गाया, जी। लेकिन लिख देगा के 2 जानी वो आपने नहीं गाया। शाही 2 भी इसी आपने पीछे की गाया। फनी स्टोरी बताता हूँ आपको मैं। तो लिख देगा कि जानी 2 सैमी भाई लेके आए मेरे पास कि ये करना है। मैंने कहा ठीक है। तो पहले हमने एक फीमेल आर्टिस्ट से गवाया, बड़ी अच्छी गाती हैं वो भी, उनका नाम तो मुझे नहीं लेना चाहिए। तो सैमी भाई बोले यार मज़ा नहीं आया। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने एक और आर्टिस्ट से गवाया जिनकी आवाज़ में वो गाना रिलीज़ हुआ है। तो सैमी भाई बोले यार वो बात नहीं बनी जो 1 में बनती है। तो मैं कहा भाई वो तो फिर 2 लाख में बनेगी ना। आप मुझे पे करो, मैं गा के देता हूँ। पार्ट ऑफ ए जॉब। बट ये कंपनी का अपना एक तरीका है काम करने का, उनकी स्ट्रेटजीज हैं। तो उनको लगता है कि 1 हिट हो गया तो 2 अब कोई भी गाएगा तो चली जाएगा। तो 2 नहीं चला लेकिन वो एक अलग चीज़ है कि चला या नहीं चला। गाना अच्छा था, लिख दे जानी 2 भी अच्छा गाना था, शायद 25, 30, 50 मिलियन हो गया वो। और शाही 2 तो मुझे शाही 1 से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन चला वो भी नहीं। वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको बताया ना कि हिट फ्लॉप एक अलग मापदंड है गाने को नापने देखने का। अच्छा या बुरा एक अलग मापदंड है। वो म्यूजिकली भी अच्छा था शाही 1 से शाही 2, और वीडियो वाइज भी शाही 2 ज़्यादा। लेकिन ये भी होता है ना गोल्डी भाई कि अगर पहली कोई चीज़ आई तो लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है, भाई ये उससे अच्छा होगा, तो वो एक होता है भाई हिट हो प्रोजेक्ट, तो वो आप लोगों की भी एक्सपेक्टेशन होंगी टीम की, भैया हम शाही 2 कर रहे हैं, लिख देगा जानी 2 कर हिट रहे हैं। फ्लॉप के पीछे अगर आप भागोगे तो वो निरा डिप्रेशन है। जब मैंने म्यूजिक लेवल लगाया था अपना यो म्यूजिक के नाम से, तो वो मैंने 3 साल में देख लिया कि अगर आप हिट फ्लॉप के पीछे भागोगे तो वो निरा डिप्रेशन है। आपको सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना है और लेट द पीपल डिसाइड। ऑडियंस ही डिसाइड करेगी, आपके जो डेस्टिनी है वही डिसाइड करेगी गाने का हशर क्या होगा। आप नहीं डिसाइड कर सकते। कोई भी मुझे अपने 18 साल के करियर में कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो कह के गाना ही देता हो कि भाई ले ये 100 मिलियन। हाँ, ऐसे बंदे बहुत मिले जो ये कह के देते हैं कि भाई ये 100 मिलियन है, लेकिन वो होता नहीं है। और ये जो आपका शाही गाना था, इसमें तो जो लिरिक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल आए जी जो सिंटा ने लिखे, तो लोग बोलते हैं भाई मार्केट में बातें फैलेगी भाई सिंटा ने लिखे नहीं कहीं और से लिए हैं। और इवन उन्होंने भी एक इंटरव्यू में खुद बताया भाई ऐसी बातें उनके पास भी पहुंची। तो आपके पास तो पूरा गाना पहुंचा, आपके पास तो किस्सा है आपके पास। मुझे लगता है कि इसके बाद तुरंत बाद आपको सिंटे भाई का पॉडकास्ट करना चाहिए। तो आप शायद ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ऐसी कॉन्स्पिरेसी में कि कैसे क्या है आप बताइए। वो बहुत अच्छा लिखता है भाई। वो मैटर नहीं है, बहुत अच्छा तो लिखते ही हैं, तभी तो वो एक्चुअली में वो जो एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी थी उनकी, जो फिल्मी ने रील डाली कि वो जैसे उसका स्टाइल है, मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता, कि आई डोंट बिलीव ये गाना सिंटे ने लिखा है। तो वही बात लोग ऑडियंस के दिमाग में जहन कर गई कि क्या आप सिंटे को इतना मंद बुद्धि समझते हो कि तू बिलीव नहीं कर सकता है सिंटे ने लिखा है। वो एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि लोगों को ये लगता नहीं कि सिंटे ने लिखा। या शायद उनके कुछ प्रीवियसली कुछ उनके कंटेंट ऐसे देखे होंगे लोगों को कि उनको ये लगता होगा कि नहीं सिंटा तो बहुत मजाकिया है, बहुत फनी सा है, वो इतने सीरियस कैसे लिख देगा, बट वो बहुत अच्छा लिखता है। एक गेम सेगमेंट है, आपको किसी एक अपने 17 साल के करियर में से कोई एक ऐसा किस्सा बताना है जो अनएक्सपेक्टेड रहा हो, याद रहा हो, अब तक याद हो दिमाग में किसी भी आर्टिस्ट को लेके। अगर 18 साल के 17 साल के किस्से मैं आपको बताऊं तो 17 एपिसोड भी कम रहेंगे। कोई ना, हमारे पास फुल वो है, हमारा खुद का ही है। तो नहीं, मैं एक ही बताऊंगा आपको जो मुझे सबसे फनी लगता है, क्योंकि बहुत नीचे से उठ के आए हैं भाई, ऐसी जगह से, ऐसी मिट्टी से उठ के आए हैं कि जहाँ इतना ग्रो कर लेंगे मुझे खुद नहीं पता था। आसपास भी नहीं था, हमारे 25-30 गांवों के आसपास भी तब कोई सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक का नाम लेने वाला भी नहीं था। तो किस्से तो बहुत हैं, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आप इमेजिन कर सकते हो कैसा रहा होगा। एक चीज़ ये बोली जाती है गोल्डी भाई कि आप पर्दे के पीछे से रह के काफ़ी सारे खेल कर देते हो।
आप जैसे एक बात फैली थी प्रांजल दहिया जी की, वो कंट्रोवर्सी हुई थी। उसमें बोला गया था कंट्रोवर्सी के बारे में आप ज्यादा बात क्यों करते हो? ज़्यादा कहाँ, पहली बार ही कर रहा हूँ मैं तो। भाई ये बोला गया कि आपने किडनैप करवा लिया किसी डायरेक्टर का, आपने अपने फ्लैट पे बुलाया, उनको किडनैप करवा लिया। उसके बाद में बातें चली कि आप उनकी साइड से, प्रांजल दहिया की साइड से आपने उनको बुलाया था, मीटिंग थी, क्या मसला हुआ था, क्या था? ऐसा नहीं है, देखिए मेरा आज तक 17-18 साल में अपने दोस्तों के साथ जरूर झगड़े रहे होंगे मेरे, क्योंकि जिनके साथ आप प्यार करते हो उनके साथ आप लड़ते भी हो, गुस्सा भी होते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी अननोन बंदे के साथ आज तक कभी मिसबिहेव भी किसी ने मेरा नोट किया होगा। जो प्रांजल ने बात बोली थी उस इंटरव्यू में, वो इस इंडस्ट्री की बहुत कड़वी सच्चाई है, वो गलत नहीं थी। आर्टिस्ट तब तक गाने को अपना नहीं मानते जब तक वो चलता नहीं है, यही उन्होंने बोला। गाना चलने के बाद सब फिर आ जाते हैं कि ये मेरा गाना, ये मेरा गाना, ये मेरा गाना, ये मेरा गाना। उनके शब्द थोड़े से तीखे हो गए, उनका अंदाज थोड़ा सा तीखा हो गया, क्योंकि उस वक्त वो चीज़ उनके साथ हुई थी। उन्होंने एक गाना किसी आर्टिस्ट का अपने चैनल पे डाला था, जहाँ तक मुझे याद है, तो उस आर्टिस्ट ने वो गाना शेयर नहीं किया, तो उनकी बहस हुई होगी। वो बड़े अच्छे मित्र थे वो, प्रांजल और वो जो आर्टिस्ट थी, तो वहाँ से वो बात आई थी। तो मैंने फरिश्ता को बुलाया, मैं रोहतक था तब। मैंने कहा भाई आओ, आपसे एक बात करनी है, और बड़े प्यार से उसको चाय पूछी, खाना पूछा, हमने चाय भी पी, और मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और प्रांजल ने भी कोई ख़राब बात नहीं बोली है, वो सच ही बोल रही है, और आप इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करो, आपने जो वीडियो डाली उसको डिलीट कर दो। मतलब अच्छा नहीं है कि आप कुछ बोलो वो कुछ बोले। हालांकि प्रांजल ने उसके बारे में कभी कुछ बोला ही नहीं, वो आई ही नहीं इस कंट्रोवर्सी में। मेरे को नहीं लगता उस बयान के बाद उसने कोई दूसरा बयान दिया हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो मेरे सामने, हाँ भाई ठीक है भाई, ओके भाई। बाहर निकलते ही उसने स्टेटस डाल दिया कि मुझे किडनैप करवाया गया, मॉडल साहिबा, ये चीज़ मैं उठाऊंगा, उछालूंगा। उसने मेरा भी नाम लिया, और भी बड़े लोगों का नाम लिया उसने, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरे पास अब भी स्क्रीनशॉट्स हैं, मैंने संभाल के रखे हुए हैं वो। तो उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सभी आर्टिस्टों की, सभी आर्टिस्ट आए वहाँ उनके पानीपत वाले ऑफिस पर। वो तो सारा एक प्रोपेगेंडा था ना भाई वो तो एक प्रोपेगेंडा था सारा। किस चीज़ का प्रोपेगेंडा, मतलब? किसी एक आर्टिस्ट को डिफेम करने के लिए। अब मैं बोलूं यहाँ पे बैठ के कि भाई मैं पिटबुल के साथ गाना नहीं करूँगा, या मैं अपने किसी भी बड़े आर्टिस्ट का नाम ले दूं यार, मैं हॉलीवुड के पिटबुल के साथ गाना नहीं करूँगा, या मैं वो गुरु रंधावा के साथ गाना नहीं करूँगा। अरे वो ही नहीं करेंगे मेरे साथ, मुझे ये बात बोलने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे जो मंडली बैठी थी, जितने भी लोग थे, वो सब सताए हुए कल्पे हुए लोग थे, जिनका समय जा चुका था, ये जाने वाला था। उनको आभास हो गया था कि अब कुछ नहीं है। डिफेम करने के लिए वो बोला गया सारा, उसमें मैं भी पिसा। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं कभी किसी कंट्रोवर्सी में आया ही नहीं। मेरे को पता ही नहीं होता इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और मुझे लिटरली नहीं पता था कि वो जो, क्या नाम था उसका डायरेक्टर का, फरिश्ता नाम है ना शायद उसका, कि उसके पीछे उसकी मनोदशा क्या थी, उनका प्रोपेगेंडा क्या था। मुझे लगा कि इसने नॉर्मली बोला होगा, और मैं इसको नॉर्मली भाई के नाते समझा देता हूँ, बड़ा भाई होने के नाते। चलो इंडस्ट्री में सारे इज्जत करते ही हैं, बीइंग एज ए सीनियर लगा लो। वैसे तो कोई बड़ा तीर मारा नहीं मैंने, सिर्फ लोगों का ये है कि चलो इसको इतने साल हो गए। ऑल ओवर निचोड़ क्या निकला गोल्डी भाई एंड में फिर उसका, जब सारी वो एक चीजें हो गई? प्रोपेगेंडा था यार, एक आर्टिस्ट को डिफेम करने के लिए, और कुछ भी नहीं था। एक बहुत बड़ी अदाकारा है हरियाणवी इंडस्ट्री की, तो उनका वो सारा एक प्रोपेगेंडा था जिसमें हम सब रगड़े गए। बड़ी अदाकारा, मतलब प्रांजल दहिया के लेवल बहुत बड़ी अदाकारा। प्रांजल को तो खुद नहीं पता था बेचारी को कि मैं शायद मैं लेडी डॉन बोल सकता हूँ, कि लेडी डॉन के साथ मैं पंगा ले रही हूँ, या उसके पीछे, उस प्रोपेगेंडा के पीछे कौन है, उसको भी नहीं पता था। लेकिन उसके बाद फिर आप, मतलब प्रांजल के साथ तो आप शुरू से ही खड़े थे उस मुद्दे में, बैक पर्दे के पीछे से? नहीं, मैंने सिर्फ सच बोला यार। मैं आज भी प्रूव कर सकता हूँ कि प्रांजल ने गलत नहीं बोला उस इंटरव्यू में। हालांकि उसके बाद कभी मेरी
मुझे नहीं लगता मैं और प्रांजल कभी मिले होंगे, या हमने कोई गाना किया होगा साथ में, या मेरा उनके साथ कोई ऐसा बिजनेस रन हो रहा है कि मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है तभी मैं उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ, या वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। बामुश्किल हम एक दो बार बाबा भोला जिस सेट पे आप आए थे उनसे पहले मिले थे, उस सेट पे मिले, एक दो बार उसके बाद मिले होंगे। अभी शिवा, मेरे बड़ी अच्छी दोस्त है शिवा चौधरी, उसकी सिस्टर की मैरिज थी, सिस्टर की थी शायद, हाँ, तो उन वहाँ मैरिज में मिले थे हम उसके बाद। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरी बड़ी फास्ट फ्रेंड है इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री का सच पता होना चाहिए लोगों को, ये सच है। तो फिर वो उस दिन मतलब उस टाइम पे आपसे कैसे भाई बात की कि गोल्डी भाई इस सारे मसले को सुलझाएंगे? तह तक क्यों जाना चाहते हैं आप? भाई पूछ तो लें, हमारा तो काम है हमारा पूछना। एक कॉमन फ्रेंड है हमारे एक, हाँ। जो प्रांजल के भी दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे, तो इस इंडस्ट्री का होने के नाते उन्होंने मुझे कहा कि भाई यार ये इसको करो सॉर्ट आउट जैसे भी हो सकता है। वो मीटिंग हुई, उसके बाद वो वीडियोस बाहर आए। इतना बड़ा मेरे नज़र में वो इतना बड़ा इशू नहीं था कि मीटिंगें होती, मतलब उन आर्टिस्टों की मीटिंग हुई, उनको सबको बुलाया। मुझे वो बाद meeting में हुई। पता चला हाँ, वो मुझे नरेंद्र भगाना जी जो वो भी मेरे बड़े पुराने बहुत कमाल के यार हैं मेरे, 15-16 साल से, उन्होंने मुझे बाद में सारा मामला समझाया कि भाई ऐसे था, मुझे तो समझ में नहीं आया मतलब मामला क्या था ये। उस दिन मीटिंग हुई, फिर वो वीडियोस आए मेरे ही चैनल पे, वो वीडियोस आए थे सारे। मेरे पे बुलाया गया था। उसके बाद मेरे पास फोन आया आपका वीडियो डिलीट करवाने के लिए। कौन सी वीडियो थी वो? जो मीटिंग की वीडियोस डली हुई थी, जिसके बारे में प्रांजल जी के बारे में बोला हुआ था उस वीडियोस में कि भाई हम उनका बहिष्कार करते हैं, हम उनके साथ गाने नहीं करेंगे। आपका फोन आया फिर कि रोहित भाई डिलीट कर दो वीडियोस को। आपके साथ कॉन्फ्रेंस पे एक भाई साहब और भी थे, तो ये भी मतलब बोला गया था भी वीडियोस डिलीट करवाओ उस मीटिंग्स की। मुझे ऐसा कि लग रहा है मैं सीआईडी में बैठा हूँ यहाँ पे। बातें जानने का तो होता है गोल्डी भाई की। और चलो बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। बातें ऐसा कुछ नहीं है। पर्दे के देखो पीछे तो जानेंगे ही। देखो जो हमारे अजीज होते हैं और जो सच्चे होते हैं, प्रांजल दिल की बड़ी साफ है, और हमें लगा कि वो, मुझे तो पर्सनली लगा कि यार ये इसने ठीक बोला, क्योंकि वो सेम इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुआ। मेरे जो 10-10 साल पुराने दोस्त थे, जब मैं यो म्यूजिक के बारे में मैंने आपको बताया कि मेरा म्यूजिक लेबल था, तो जब मैंने उन दोस्तों के साथ काम किया जो कि स्ट्रगल के दिनों में जिनके साथ हम बैठ के स्ट्रगल की बातें हम किया करते, या स्ट्रगल का जो इरा था वो हमने साझा किया, साथ में वो दिन काटे, है ना। मैंने मुंह मांगे पैसे दिए कि भाई आपके गाने करने हैं, आप बोलो, क्योंकि अब मेरे पास हैं और आप डिजर्व करते हो। जितने पैसे बोले उतने पैसे उनको दिए मैंने। गाना रिकॉर्ड हुआ, गाना रिलीज हुआ, आज तक भी उनके इंस्टाग्राम पे उस गाने का पोस्टर तक शेयर नहीं है। अच्छा। वो मेरे आज भी दोस्त हैं, मैंने संबंध नहीं खराब किए उनके साथ, बट ये सच्चाई है। अगर वो गाना चल जाता तो शायद वो शेयर भी कर देते। मैंने बड़े मैसेज किए, मैं आपको मेरी चैट दिखा देता हूँ। क्या गाने का क्या नाम था गोल्डी भाई? हुटर। नहीं गाने का नाम आप सर्च कर लेना बाद में। बहुत शातिर हो भाई, बहुत तेज हो भाई रोहित भाई आप। अरे नहीं भाई, मैं कहाँ थे। मैं मतलब वो बहाने बनाएगा कि हाँ भाई अभी करता हूँ, हाँ भाई बस बोल दिया, इसको बोल दिया, उसको बोल दिया। मेरा इंस्टाग्राम ना भाई उसके पास चलता है, समझ सबको आता है यार। अगर मतलब एक स्ट्रगलर आर्टिस्ट जिसके ना आगे पीछे कोई, जिसको हर जगह से ये कह के एक हिसाब से डीमोटिवेट किया गया, दुत्कारा गया कि यार ये तो, दुत्कारा वर्ड तो मैंने गलत यूज कर लिया, कि ये तो पंजाब का है। आपके चैनल पे हुटर गाना है मासूम शर्मा जी का। नहीं हुटर गाना आप अभी हाँ आपने हुटर वाली गाड़ी है, यस। हाँ, तो वो मासूम शर्मा जी का गाना आपने बोला कि वो उनके साथ किया था, तो क्या मासूम शर्मा जी ने वो गाना शेयर नहीं किया, जबकि ये बड़े अच्छे दोस्त हैं वो आपके? आपने उनको नहीं, हुटर वाली गाड़ी का जिक्र कहाँ से आ गया इसमें? अभी आपने जस्ट बोला गोल्डी भाई कि एक हुटर गाना था जो अभी उनको आपने करवाया था और वो शेयर नहीं किया। मैंने तो नाम लिया ही नहीं किसी का भी। नहीं नाम नहीं लिया, मैं तो गाना सर्च करके भाई हुटर गाना मासूम शर्मा का नाम भी नहीं लिया। आप कहाँ से बातें निकाल के ला रहे हो? अभी जस्ट बोला आपने, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा वो तो। नहीं ऐसा नहीं, मासूम मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और बहुत पुराना दोस्त है। लेकिन गाना शेयर नहीं किया। बिजी होगा ना तब, बिजी था वो शायद शूट्स वगैरह में, शोज भी काफी चल रहे थे उसके उस दौरान।
बिजी था, वो नहीं कर पाया। आपने मतलब काफ़ी बार बोला होगा तो नहीं हुआ वो। बोला बहुत बार था मैंने उसको, हम्म, आज भी हमारी दोस्ती यूं की बरकरार है, नथिंग, कुछ भी ग्रंजेस नहीं है किसी के लिए कुछ भी। हम्म, बट ये सच है, जब तक गाना चलता नहीं है तब तक उसको कोई सीरियस नहीं लेता यार। यही प्रांजल ने बोला था। रुचिका जांगीड़ 2 गाने किए मैंने उसके, जितनी पेमेंट बोली उतनी पेमेंट उनको दी। एक गाना गा के गए, वो गाना रिलीज हुआ, सिर्फ एक पोस्टर के लिए फोटो मांगनी थी मैंने उसे, शेयर करने के लिए भी नहीं बोला मैंने। ना तो वो पोस्टर के लिए फोटो आई आज तक, ना ही वो गाना शेयर हुआ आज तक। उसकी वॉल पे आप दिखा दो मुझे। एक गाना मेरे चैनल पे था, एक मैंने टी सीरीज़ को दिया था। टी सीरीज़ के साथ मेरे इस वाक्य को लेके मेरे उनके साथ रिलेशन ख़राब हुए कि आपने एक ऐसे आर्टिस्ट का गाना दिया जिसने गाने शेयर नहीं किया, पोस्टर तक शेयर नहीं किया। रुचिका ने मेरे फ़ोन ही नहीं उठाए। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मेरी गलती कहाँ थी। जबकि आपने मुंह मांगे पैसे उनको दिए हाँ, थे। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, व्हाट्सएप चैट है, सब कुछ है। मैं तो कभी कैश किसी को दिया ही नहीं, मैंने तो सब बैंक टू बैंक चलता है सब। तो फिर इसमें गलत कैसे हो गए हम? तो इतने लंबे टाइम से होता है गोल्डी भाई, तो आर्टिस्ट ऐसे क्यों है फिर? मतलब मैं किसी दूसरे आदमी का नाम ले रहा हूँ, लिख देगा कि जानी मैंने खुद नहीं शेयर किया, मैंने अभी बता के हटाऊं मैं। मैंने सैमवी को क्लियर बोला कि जब दिन 1 मिलियन डील होगी उस दिन शेयर करूंगा। लेकिन फिर इतने बड़े मुद्दे में आपने प्रांजल जी का वो साथ किया। इतना बड़ा मुद्दा नहीं था वो आपके लिए नहीं था, वो बाद में बना, वो बाद में बना दिया गया, वो बाद में बना दिया गया। इतना बड़ा मुद्दे में आप साथ खड़े रहे एंड तक, लेकिन उसके बाद फिर प्रांजल जी के साथ कोई गाना वाना भी आपका नहीं आया। तो क्या आपको उतना साथ मिला प्रांजल जी का जितना आपने साथ दिया प्रांजल जी? कभी जरूरत ही महसूस नहीं है हमें ना उनको। उनका एक बार मैसेज आया था मुझे, जब ये लिख देगा कि जानी जब क्लिक हो, मतलब जब थोड़ा सा सर्कुलेट होना शुरू हो गया था, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बहुत अच्छा गाना है। मैंने कहा थैंक यू। तो कहा कि इसकी वीडियो हो गई? मैंने कहा हाँ जी, इसकी तो ये तो रिलीज गाना है, ये रिलीज हो चुका है। तब बात हुई थी बस। फिर मैंने एक गाना उनको भेजा था, मैंने एक गाना मैंने उनको भेजा, उन्होंने कहा कि एक अच्छा सैड सॉन्ग करते हैं हम। तो फिर एक गाना भेजा मैंने उनको 2-3-4 महीने बाद। तो उनका मैसेज आया कि लिटरली तुम्हें लगता है ये गाना मैं करूँगी? मैंने कहा हो सकता है मैंने गलत गाना भेज दिया हो। वो लड़की की बेवफाई पे था शायद, उनको वो कंटेंट इसलिए नहीं करना अच्छा लगा। उसके बाद फिर कभी गाने वाने को लेके बात नहीं हुई। फर्स्ट ईयर में गोल्डी गिल को प्यार हो जाता है, वहां से मुझे फिर बहुत बार प्यार हुआ है। अच्छा वहां से फिर प्यार की कहानी शुरू होती है गोल्डी गिल की, और उस गाने का नाम भी कहानी, और वो कहानी जिसमें आप सीधे साधे बंदे थे। क्या कहानी थी वो? फिर अब वालियाँ बुरा मान जाएंगे यार। फिर क्या हो गया? वो पहला तो पहला ही रहता है ना। बस कुछ नहीं, वो गांव में से शहर में गए थे नए नए, है ना, वहाँ जाके देखा भी मैं रंगीनियाँ जिंदगी की। तो फर्स्ट ईयर में ही मुझे एक लड़की बड़ी अच्छी लगी थी। तो सबके नाम मेरे से निकल जाएंगे भाई यार, मैं मतलब वो बाद में काट देना आप। हाँ ठीक है, तो- जितना हो पाएगा काटेंगे। संध्या नाम था उसका, संध्या तो बहुत होंगी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बड़ी अच्छी क्यूट सी लड़की थी। अमीषा पटेल जैसी लुक थी उसकी ना उस वक्त, अमीषा बड़ी उसमें ट्रेंड में थी। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा इस चक्कर में मत पड़। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई कि ये ना कोई गैंगस्टर था उस वक्त बहुत बड़ा, अच्छा कि उसकी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा होगा गैंगस्टर, अपने घर पे होगा, यहीं भी जट नया। तो मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। तो वो भी इंटरेस्टेड थी उस वक्त। मैं मतलब गाता बड़ा अच्छा था मैं उस वक्त भी। तो इम्प्रेस थी वो थोड़ी सी। तो हमारी बात थोड़ी आगे बढ़ पाती उससे। कुछ दिन बाद ही, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ कि जाट कॉलेज का तो मेन कैंपस है, जो मेन एक स्ट्रीट है, रास्ता है जो ना, एक गेट से दूसरे गेट पे जाता है। तो एक बंदा बड़ा बेइंतहाशा भाग रहा है, कुछ 5-7-10 गुंडे उसके पीछे भाग रहे हैं, और ऑल ऑफ सडन एक बंदे ने गन निकाली, उसकी टांग पे गोली मारी भाई जो भाग रहा था। तो गोली मारी, वो बंदा वहीं गिर गया। वो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैं कौन है यार ये? कह रहा है ये वही है, उसका बॉयफ्रेंड है। तो उसके बाद मैं और संध्या कभी नहीं मिले। इतनी सी थी मेरे प्यार की, पहले प्यार की गाने जो फर्स्ट ईयर में जिसके लिए वो गाना लिखा गया था। तो आज कभी फिर उसके बाद बात हुई इतने सालों बाद? नेवर। मैं मरना थोड़ी मैंने। प्यार दूसरी बार भी होता है गोल्डी भाई? बिल्कुल डेफिनेटली होता है भाई, डेफिनेटली होता है। ये तो
जो ये बोलते हैं कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, वो झूठ बोलते हैं। डेफिनेटली होता है, और बहुत तीखे वाला होता है भाई। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि बस पहला प्यार पहला नहीं, प्यार। झूठ बोलते हैं, हम्म। वो झूठ बोलते हैं। आपने भी बहुत लोगों का साथ दिया होगा, बहुत लोग आए होंगे 17 सालों में, बहुत लोग गए होंगे। बहुत बहुत लोग आए, ऐसे लोग भी आए जिनका जिनको गाना भी नहीं आता था, वीडियो शूट पे आए तो उनको ये नहीं पता था कि एक्ट कैसे करना है। गाना हिट होने के बाद फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई हमारी, तो बोले कि डायरेक्टर डूरेक्टर कुछ नहीं होता, आर्टिस्ट चलते हैं यहाँ। वो भी किसे हैं? कौन है कदा कोई आर्टिस्ट? बस जिसका मैंने एक ही गाना किया हुआ जिंदगी में, ढूंढ लेना आप। उसके बाद उस शख्स के साथ मैंने ना कभी गाना ऑडियो किया उसका, ना कभी वीडियो किया उसका। ऑडियो भी मैंने किया था, वीडियो भी मैंने किया था, क्योंकि वीडियो डायरेक्शन भी मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक पैशन है। जब गाने गुने चलने बंद हो जाएंगे तो फिर मैं वीडियो डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग शुरू करूँगा, मेरा ड्रीम है वो। वीर साहब का भी आपने पहला गाना किया जो बड़ा हिट है उनका, हाँ, एक ही था उसका, वो आपने किया है। उसके बाद काम क्यों नहीं किया फिर? ईगो क्लैश होगी। अच्छा। उसको ये लगने लग गया कि आर्टिस्ट ही सब कुछ होता है, जबकि मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि बनाने वाला बड़ा होता है, जिसने बनाया है वो बड़ा है। तो फिर उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। होने थे उस वक्त, तो बहुत लड़ाई हुई थी हमारी, मैं रोया भी था लिटरली, मतलब मेरे आंखों में आंसू थे जब वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था उस दिन फ़ोन पे। हालांकि आज भी हम अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई। जब उसके अभी बेटे का फंक्शन था तो फ़ोन आया मेरे पास कि आपके भतीजों का फंक्शन करना है, ऐसे ऐसे है, तो बताओ किस किस को बुलाएं। तो हमारी डिस्कशन हुई। वो बात अलग है कि उसने मेरे को ही नहीं बुलाया बात। पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ मैं और सुख दो ऐसे शख्स थे जहाँ से वीर साहब शुरू हुआ था, बस हम दो ही नहीं थे उस फंक्शन में। हमारे पास ही निमंत्रण नहीं था, हमसे ही राय मशवरा किया गया कि किस किस को बुलाना है। भाई बताओ, तुम चाचा बन गए हो, तुम ताऊ बन गए हो। गोल्डी भाई, वो जो ईगो क्लैश हुआ वो किस बात को लेकर? इसी बात को लेके हुआ था, इसी बात को लेके हुआ था कि डायरेक्टर बड़ा होता है, उस एक्टर बड़ा नहीं होता। उसके बाद फिर हमारी ईगो क्लैश होगी। मैंने बताया, मैं लिटरली मैं रोया जब हमारी बहस हुई कि यार मैंने इतनी मेहनत की और आज मुझे गाना हिट होते मुझे ये सिला मिला कि मैं हूँ जो कुछ है। वो एक इंटरव्यू दे के आया था, मुझे याद आया कि वो एक इंटरव्यू दे के आया था गाना हिट होने के बाद। उसमें उस इंटरव्यू में मेरा नाम नहीं लिया कि किसने इसका गाना, किसने इसको कंपोज किया, किसने इसका म्यूजिक बनाया, किसने इसकी वीडियो की। तो मैंने उससे सवाल पूछा, मैं क्या यार वीर, तू वहाँ इंटरव्यू दे के आया, तूने नाम ही नहीं लिया यार। छोटी छोटी बातों में लड़ाई होती थी हमारी बच्चों वाली। उसने आगे से कुछ अटपटा सा जवाब दे दिया जहाँ से बात शुरू हुई थी बस। तो ये क्रेडिट खाने वाला जो आपने सवाल पूछा था, ये अब तो आदत है मुझे, तो बहुत सालों से चली आ रही है, तो अब मुझे कुछ नया नहीं लगता। आपने गोल्डी भाई इवन पंजाब में बड़े अच्छे कलाकारों के साथ काम किया है। आपने फुलकारी गाना बड़ा अच्छा आपका हिट हुआ जी। रंजीत बावा जी के साथ। उसके बाद आपने गगन कोकरी, अल्फाज और इवन राज बरार, हनी सिंह सबके साथ काम किया। लेकिन जलदर भाई के साथ मैंने किया था, एक बड़ा अच्छा गाना था वो। फेस वैल्यू नहीं मिली लेकिन 15-16 साल में, इतने लंबे टाइम में गोल्डी भाई। पहली बात तो उस दौरान मतलब म्यूजिक डायरेक्टर को इतना सामने कोई लाता नहीं था। ये तो हनी भाई ने आके शुरू किया कि म्यूजिक डायरेक्टर सामने आएगा पर्दे पे, ये मेरा गाना है। और दूसरी बात कि मैं अपनी जॉब में बहुत बहुत सेटिस्फाई रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मुझे अपने काम से प्यार है। मैंने गाना लिख के जब पेन रखता हूँ ना मैं नीचे, उस जैसी सेटिस्फेक्शन किसी दूसरी चीज में नहीं मिली भाई मुझे। गोल्डी भाई, एक वो हिट गाना शाही रह गया गाना, थोड़ा सा सुना दो दर्शकों को गा के। तो वो सुनाता हूँ आपको गाना। गर्म खून के बालक थे रसीले करगी तू, मारी लाल बना के आंख हाथ तेरे पीले करगी तू, बीच बिचाले छोड़ चली तने शर्म न आई के, जा मेरे नाम की बेईमान जिंदे जी मरगी तू, तने याद तो आई होगी बेशर्म पहले फेरे पे, कल्ला छोड़ गया वो मानस ढूंढा था जो लाखा में, तेरे जाए पछे मन कदे मेरे बाल भी बाए ना,
तू राजी हो के आज भी घाले शाही आँखा में। जबरदस्त, शुक्रिया सर। जिंदाबाद। क्या गाना बनाया यार। बस बन गया। हम्म। ये ऐसा कुछ सोच के नहीं बैठे थे हम कि ऐसा कुछ बनाएंगे या ये बनाएंगे, बस बन गया। आपने बताया गोल्डी भाई कि आपने दोनों इंडस्ट्रीज को देखा है पिछले 15 सालों में, जी। पंजाब और हरियाणा को। क्या डिफरेंस मानते हैं आप दोनों इंडस्ट्री के आर्टिस्टों में? विजन की कमी है भाई। वो लोग खुद को एक बड़े विजन में, एक बड़े कैनवस में देखते हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है, और हम जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बस भागे जा रहे हैं कि मुझे ये गाना बनाना है, ये गाना बेचना है, रेट बढ़ जाएगा, अगला गाना महंगा बेचूंगा, यहाँ तक की दौड़ है बस। अभी जो जिन लोगों के पास विज़न है, डांडा भाई कमाल कर रहे हो, उनके पास अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब करी, इज डूइंग ग्रेट। लेकिन जो और बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं हरियाणा में, लाइक केडी, खासाड़ा चार और बहुत- केडी भाई तो बड़ा कमाल लिखते हैं, वो बड़ा कमाल का इंसान है, वो बड़े बड़े गाने भी दिए उन्होंने, और फिर भी कहीं ना कहीं विजन की कमी मुझे उनमें भी लगी भाई, कि वो अगर चाहते, एक समय, आज भी उनके पास समय है, उनके पास आज भी लोग उनके ऊपर करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि वो ग्रेट आर्टिस्ट है यार वो। तो उनको इनिशिएट लेना चाहिए कि हम कैसे इस इंडस्ट्री को ग्रो करें। देखो उन्होंने अपने लिए महल बंगले पैसे सब कुछ जोड़ लिया, फेम जोड़ लिया। केडी इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब उनको इनिशिएट लेना चाहिए कि अब हम क्या करें, कि अब हम यहाँ इस घेरे में फंसे हुए हैं, इस घेरे से बाहर कैसे निकलें। इंटरनेशनली कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। ये भी डिफरेंस है गोल्डी भाई कि शोज, जैसे पंजाब के आर्टिस्टों के शो बहुत बड़े होते हैं, हरियाणवी आर्टिस्टों के शो उतने बड़े क्यों नहीं होते? आपने तो दोनों के शो देखे हैं, आपने पंजाब के भी काफ़ी शोज देखे होंगे। कॉर्पोरेट नहीं है हरियाणवी इंडस्ट्री में अभी, ठीक तरह उस तरीके से एंटर नहीं हुई अभी कॉर्पोरेट जो वर्ड है। पंजाब में ज़्यादातर शोज कॉर्पोरेट के लिए होते हैं। पिछले 4-5 सालों से एक चीज़ लगातार बोली जाती है कि भाई जो इंडस्ट्री है हरियाणा की, वो टक्कर दे रही है पंजाब को, या पंजाब से आगे निकल रही है। जी, तो ये बात एग्जिस्ट करती है कहीं पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हरियाणवी जो लैंग्वेज है वो 4-5 स्टेट्स में बोली जाती है, सुनी जाती है, तो एक मास ऑडियंस है हमारे पास। और अब एक बहुत बड़ा जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक डिस्ट्रीब्यूटर्स लगा लो या प्रमोटर्स लगा लो या इन्वेस्टर्स लगा लो, वो हरियाणा की तरफ देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री में पोटेंशियल उनको दिख रहा है, और आने वाले 1-2 सालों में आपको बड़ी बड़ी फिल्में भी देखने को मिलेंगी। ये रील कमेंट सेक्शन है गोल्डी भाई, आपके रील्स में से कमेंट है ये, और शाही गाने पर ये है जो आपका अभी आपने गाया, वो वाला लाइन है कि भाई शर्म ना आई के पहले फेरे पे। जी। उस पर एक भाई ने कमेंट लिख के भेजा है कि भाई शर्म क्या आनी थी उसे, लड़की खेली खाई थी तो धोखा दे दिया। बहुत बहुत लोगों के कमेंट है ऐसे, जिनका कभी दिल टूटा होगा, तो वो अपनी सारी भड़ास फ्री इस कमेंट सेक्शन में निकालते हैं अभी। क्या कहेंगे आप इनसे? लड़कियां खेली खाई होती हैं? भाई अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप बात करोगे मुझसे, तो मैं इन भाई से कहना चाहूँगा कि भाई इंसान कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सब समय का फेर होता है, जो मुकद्दरों में लिखा है वही मिलता है। और खेली खाई मतलब आप भी तो खेले खाए होंगे ना जो ये लिख रहे हैं, ये कौन से दूध के धुले हैं। अगला ये एक भाई ने लिख के भेजा है कि भाई उसने मेरा खून सीड़ा करया, पुलिस ने पिछवाड़ा गर्म कर दिया, आंख लाल हुई और उसके हाथों का तो पता नहीं, पैंट जरूर पीली होगी। No comments. ये तो कहाँ से लाए हो आप ये ढूंढ ढूंढ के कमेंट्स? ये आपकी रील सेक्शन में है, हमें तो कभी नहीं दिखे ये कमेंट्स ऐसे ऐसे। अरे वो ऐसे ऐसे आपकी रील से ही है। ये एक और भाई ने लिखा है, ये आखिरी है, भाई उसके पहले फेरे में मैं वहीं पे था, उसे याद भी आई थी, लेकिन साइड में खड़े उसके पति को देखकर मुझे उसकी सुहागरात याद आ गई। बहुत गहन विचार वाला बंदा है भाई, ये बहुत आगे तक की सोचता है। वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो क्या क्या हुआ इसको सारा दिखा होगा वो पहले ही। पार्ट ऑफ जॉब। ये मतलब ये होता होगा बॉयफ्रेंड्स के साथ? सबके साथ होता भाई, सबके साथ होता है यार।
एक्चुअल में मतलब गर्लफ्रेंड जाने का ये दुख नहीं होता कि वो मुझसे दूर चलेगी, ये दुख होता है कि यार वो किसी और के पास जाएगी अब। ये बड़ा वो अच्छा जो फिल्म चलती है ना मतलब सामने, वो बंदे से देखी नहीं जाती भाई। हाँ रब्बा। पानी वानी हुआ तो नहीं पानी पीने का तो कोई चक्कर नहीं है। क्या था वो, बनेरे पे। ये बड़ी समस्या है यार, लिरिक्स नहीं याद रहते भाई। तू किसे और की होगी हो, मैं खुद का हो भी पाया ना। तू खिल खिल कहने हंसे थी, मैं खुल कह रो भी पाया ना। मेरे पे भुलाई जाती ना तू, बेशक मन छोड़ गई। मैं कर लूं बात तेरी फोटो गेल रे, तू तो रिश्ता तोड़ गई। मेरे दिल में करके गा मेरा हाल बेहाल करे से तू। फेर नू पूछे जीवे के यार कमाल करे से तू। तेरे नाम का बोले जो काग मंडेरे पे, जी तो करे मैं आग लगा दूं उसकी पाखा में। तेरे जाए पाछे कदे मेरे दारू भी चढ़ती ना। तू डोली चढ़ गई राजी राजी, गाल कैशाई आँखा में। गजब। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के साथ बड़े अच्छे संबंध है आपके। मेरे भाई हो, मेरा उनका बड़प्पन है कि मुझे उन्होंने भाई माना, भाई बनाया, भाइयों वाला प्यार दिया। वरना हम तो, मुझे आज भी याद है मेरे फादर साहब के साथ उनकी रैलियों में झंडे उठा के मैं पता नहीं कितनी बार गया हूँ भाई। कितने नारे लगाए हैं उनके मैंने, बड़े चौटाला साहब के लिए, अजय जी के लिए। तो ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने एक साधारण से परिवार से उठ के आए बंदे को गले से लगाया। भाई मानते हैं भाई, वो कमाल इंसान है। आप मिले उनसे कभी? नहीं, मैं नहीं मिला। आप मतलब रैली वैली में मिला हूं मैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे भाई माना इसलिए वो प्यारे हैं, इसलिए उनसे प्यार है। दिग्विजय भाई तो कमाल है यार। उनका जो ऑरा है, उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सकता। वो जब बोलते हैं ना भाई, मुझे याद है कि वो जब नए नए राजनीति में आए थे तब हमारी दोस्ती नहीं थी। वो शायद मुझे जानते भी नहीं होंगे, बहुत बड़े इंसान हैं तो मुझे कैसे जानते होंगे। उनका भाषण सुना था मैंने, हमारे गांव में आए थे वो, उन्होंने भाषण दिया था और क्या कमाल बोलते हैं भाई। अगर बड़े बड़े साहब के बाद अगर मुझे किसी का भाषण अच्छा लगता है तो वो दिग्विजय भैया हैं। मोटिवेशन, ऑरा, पॉजिटिविटी, तो सिंप्लिसिटी। जब आप पे छोटे मोटे मतलब कंट्रोवर्सीज वगैरह होती होंगी तो आप तो फ़ोन करवा देते होंगे सीधा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का। नहीं, आप एक चीज़ को आप भी अपने जहन में रखें कि कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पावरफुल इंसान इतना छोटा नहीं होता कि वो छोटी सी बात के लिए किसी को भी फ़ोन मिला देगा। दे आर बिजी पर्सन। उन्होंने स्टेट चलाया 5 साल। स्टेट चलाना को बहुत छोटी बात नहीं होती। उनके लिए मेरी कंट्रोवर्सियों के लिए कोई टाइम नहीं होगा। और वो ऐसे इंसान भी नहीं है कि किसी के साथ धक्का करेंगे अपने चहेते के फ़ायदे के लिए। और मेरी भी मनोदशा वैसी नहीं रही कि मैं कभी भैया के पास गया कि भैया ये हो गया। और मेरी किसी के साथ कंट्रोवर्सी हुई नहीं भाई पिछले 18 साल में। कि हुई हो तो बताओ। गोल्डी भाई मतलब गुस्सा आता है आपको, जैसे आपने बताया बाहर भयंकर गुस्सा आता है। पहले आता था भाई, अब नहीं आता यार। कोई याद हो, कोई मतलब किसी पे भयंकर गुस्सा आया हो? हाँ, हम शूट कर रहे थे तो एक मेकअप वाला था लड़का, बड़ी यंग एज का लड़का था वो। तो वो जैसे डिनर टाइम हुआ तो वो जो एक्ट्रेस थी हमारी, उनके रूम में जाके वो उनके बेड पे बैठ के खाना खाने लग गया, जो उनको बेड जो रेस्ट करने के लिए दिया गया था। तो उस एक्ट्रेस ने थोड़ा सा तब मुझे कंप्लेंट किया कि गोल्डी जी व्हाट इज दिस। तब मैंने गुस्से में, मुझे इतना पिंच हुआ क्योंकि तब ईगो इतनी होती थी कि यार ये बात इसने मेरे को क्या कैसे दी। हम हर बात अपने सेल्फ प्रेस्टीज पे ले जाते थे तब, अब भी ले जाते हैं। तब मेरा हाथ उठ गया उस पर खाना खाते वक्त।
खाना खा रहा था, मैंने उसको थप्पड़ मार बैठा मैं। तो बाद में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, फिर तब से मैंने हाथ उठाना बंद कर दिया। मतलब पहले बहुत जल्दी जल्दी उठ जाता था, तब फिर मैंने कहा नहीं यार, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी ये कि किसी को, आपको खाना खाते वक्त आपने किसी को थप्पड़ मार दिया। तो फिर उसके मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया कि आपने मेरे बेटे को ऐसे थप्पड़ मारा, और खाना खाते वक्त तो नहीं मारना चाहिए था आपको। तब मुझे एक माँ का दर्द, तब मुझे महसूस हुआ कि हर कोई किसी ना किसी का दुलारा है। अगर मैं किसी का दुलारा हूँ तो सब किसी ना किसी का दुलारा है, तो हमें किसी से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई मिसबिहेव ना करे, या मेरे औलाद के साथ ना करे, मेरे भाइयों के साथ ना करे, तो मुझे भी हक नहीं है किसी के साथ मिसबिहेव करने का। तो कैसी हैं भाभी जी, मतलब हमारी? बहुत बढ़िया, कमाल, ग्रेट ग्रेट सोल। प्यार करते होंगे आप उनसे? बहुत ज़्यादा, कैमरे पे इजहार कर दीजिए प्यार का। बेइंतहा। वो करते नहीं है वैसे। अभी आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, गर्लफ्रेंड। मेरे गर्लफ्रेंड शब्द से ही मुझे वो अजीब सा महसूस होता है। शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड, वो पार्टनर है मेरी यार, मेरी लाइफ पार्टनर है। वो गर्लफ्रेंड क्या होता है? वो तो एक बड़ा फूहड़ सा लफ्ज़ है। गर्लफ्रेंड तो कोई भी हो सकती है, लाइफ पार्टनर कोई कोई होता है। शादी हो गई गोल्डी भाई आपकी या नहीं? शादियाँ तो कई हो गई मेरी। कई होगी। क्योंकि इन्होंने बोला था भाई अंत में गोल्डी भाई क्या कहेंगे आप दर्शकों से? यही है भाई कि नए आर्टिस्टों को सपोर्ट किया कीजिए। अब आपसे HCL में मिलेंगे वहाँ कमेंट्री करते हुए। HCCL में आपकी कमेंट्री का बड़ा फैन हूँ मैं। आप बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हो, बड़ा मजा आता है आपको सुन के भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे इंसान हो। हमारा ये नया शो हमने शुरू किया, 2 लाइनें इसके लिए भी बोल दो। द रियल शो, बहुत अच्छा नाम है और लोगो भी बड़ा अच्छा है। और आप बहुत अच्छा, आपने एक इनिशिएट लिया, बहुत अच्छी शुरुआत की है। और हरियाणा को ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत है। सब मिलजुल के इंडस्ट्री ग्रो करेंगे, और ये चीज़ें ही आर्टिस्टों को आगे लेके आती हैं। शायद मैंने पिछले 16-17 साल में पहला इंटरव्यू इस तरीके से किया हुआ, तो लोग, जो भी लोग सुनेंगे, तो शायद वो मेरे अंदर का आईना उनको दिखेगा। इसीलिए मैंने इसका नाम द रियल शो रखा, और इसीलिए मैंने ये चीजें पूछी ना, ये रियलिटी के लिए पूछी कि सच्चाई सामने आए। रियल पॉजिटिव शो ऐसा नाम रखो इसका। बहुत शुक्रिया गोल्डी भाई, टाइम थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत तो शुक्रिया। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय डालिए, बताइए कैसा लगा आपको देख के। और कमेंट्स तो खैर आप अपने हिसाब से ही करेंगे, करिए। बहुत शुक्रिया सभी का, थैंक यू भाई, बहुत धन्यवाद गोल्डी भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक्स।